वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सैन्य विज्ञान यानी मिलिट्री साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। और कल आपकी परीक्षा भी लगी हुई है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो परीक्षा लगी हुई है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा यह वीडियो। आपको बता दूं कि इससे पहले एक मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको सैन्य विज्ञान में क्या पढ़ना है, नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के वैचारिक पहलू के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स के बारे में जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसको एक दिन पहले हम समझने का प्रयास आज की वीडियो के माध्यम से करेंगे, जो कि एक प्रकार से मेरा बहुत पुराना मेथड रहा है पढ़ाने का और आप लोगों का प्रेम रहा है कि इसी प्रकार से जो मैं आपको बताता हूँ आपकी परीक्षा में आते हैं। सोशियोलॉजी का जो क्वेश्चंस पेपर मैंने आपके एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर होने के आपको मैंने मॉडल पेपर दिया था, उससे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में लगभग वही प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की वीडियो के माध्यम से भी मैंने सोचा कि आपकी परीक्षा लगी हुई है, मिलिट्री साइंस का मैंने महासंग्राम वीडियो भी नहीं दिया था, मॉडल पेपर ही एक मॉडल पेपर अवेलेबल है तो आप उसको देखेंगे, बाकी यह वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और उत्तर इसमें समाहित किए गए हैं। परीक्षा देने से पहले मात्र एक बार इसको देखना है आपको। चले मैं चर्चा कर लेता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और उनके उत्तर को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को अगर आप आज रात में 2 से 3 बार देख लेंगे तो आप आसानी से परीक्षा में अपने अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ठीक है। एक बार तो ये आप लाइव ही देख रहे हो, इसके बाद में एक बार 2 बार और वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ों को जान सके और समझ सके। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न 100% आने वाला है, तो इसको आप जरूर एकदम से पढ़ लीजिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, देखिए, राष्ट्रहित की सुरक्षा ही क्या होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। यानी राष्ट्रहित में जो सुरक्षा की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा बोलते हैं। अच्छा, इसी को कुछ विद्वान भी अपने हिसाब से बोलेंगे। अब आप भी एक विद्वान आदमी हैं, चूँकि आप बीए कर रहे हैं, इंटर पास करके आए हैं, आप बीए के खास करके 3rd सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो आपको इतना नॉलेज है कि भाई आप किसी मुद्दे के बारे में किस प्रकार से लिख पाएंगे। हालांकि जब आप उस मुद्दे के बारे में पढ़ लेंगे सही से तो आप लिखने के लिए एक प्रकार से कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, आप लिख पाएंगे अच्छे तरीके से। और इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि भाई इससे आप क्या समझते हैं या इसको परिभाषित कीजिए। वो एग्जामिनर की परिभाषा नहीं जानना चाह रहा होता, मतलब एग्जामिनर जो है वो खास करके विद्वानों की परिभाषाओं को नहीं जानना चाहता आपसे, बस वो एक आध दो विद्वानों की परिभाषाओं को जानना चाहता है। बाकी जब भी आपसे परिभाषित करना बोले तो आप एक आध विद्वान की परिभाषा लिखिए, उसके बाद में एक अपनी विचारधारा, एक अपने तरीके से या अपने तरफ से एक परिभाषा लिखें जो कि सही परिभाषा हो, ठीक है। तो आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, वाल्टर लिपमैन कहते हैं, इनकी परिभाषा आप देखेंगे, ये कहते हैं कि कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित है जब तक उसे राष्ट्रीय हितों को कुर्बान करने का खतरा नहीं है, और यदि उसे ललकारा जाए तो शक्ति द्वारा उस उत्पन्न खतरे का प्रतिकार करने में समर्थ हो तो वो राष्ट्रहित होता है। राष्ट्रहित में इन्होंने क्या कहा कि कोई राष्ट्र केवल उस सीमा तक सुरक्षित होता है, किस सीमा तक, जब तक उसे राष्ट्रीय हितों को कुर्बान करने का खतरा नहीं होता है। कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय हित है उनको कुर्बान करने का जब तक उनको खतरा नहीं है तब तक हर राष्ट्र क्या होता है, सुरक्षित होता है। और जब किसी राष्ट्र को या राज्य को ललकारा जाएगा तो शक्ति के द्वारा क्या करेगा, उस मतलब कि जो खतरा होगा उस खतरे का प्रतिकार करने में अगर वो राज्य समर्थ है तो वही होता है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो उसी समर्थता को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा में नए नए विमान और नए नए प्रकार के हथियार लगातार खरीदे जाते रहते विभिन्न देशों से और बनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होती राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध की छाया निरंतर लटकती रहती है। कब युद्ध हो जाए, कब हमला हो जाए आप पर कुछ पता नहीं होता है। जैसे आप देखते रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो इसके लिए अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए जिस सुरक्षा की बात हम करते हैं उसी को राष्ट्रीय सुरक्षा कहते हैं। यही मुख्य कारण है कि विश्व में सुरक्षा साधनों का अधिक प्रभाव है। शांति की चीख पुकार के बावजूद आप देखते हैं लगातार, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए बना हो या कोई अन्य संस्थाएं बनी हो, लगातार जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं
कहीं ना कहीं पे वो केवल मात्र दिखावे के लिए आपको दिखाई पड़ते हैं, बाकी सब गुटबंदी चलती है। आप विभिन्न देशों में, आप कूटनीति में, डिप्लोमेसी में आप क्या देखें, कुछ पता नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। भाई भाई का मतलब एक प्रकार से नहीं होता, कोई भी देश किसी का नहीं होता है। कूटनीति में यही तो होता है कि कोई देश किसी का ना तो सहायता करता है और ना ही किसी का एक प्रकार से वो दुश्मन होता है खुल करके। बस अपने आप अपने हितों के साधन की, मतलब अपने हितों की पूर्ति के लिए वो दूसरे के हित को नहीं, मतलब दूसरे के हित को भी डुबो देता है। यानी वो आगे बढ़े, बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे नहीं मतलब है। जैसे अमेरिका को क्या मतलब है भाई, अमेरिका अपना तो उसके पास हथियार का भंडार है, वो बेचता है, और भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि जो चीज़ें हैं वो ऐसे रूस है, अमेरिका है, चाइना है, ये सब महाशक्तियाँ जो है कहीं ना कहीं पे अपने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आप देख रहे हैं प्रयोग कर रही हैं, लगातार जनधन हानि हो रही। तो वो चीज़ें खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और ज़्यादा प्रबलता प्रदान करती हैं किसी भी देश को, ताकि जब बड़े बड़े देश खुद ही इसी में लिपटे हुए हैं, किसी का ध्यान शांति की तरफ नहीं है, तो मैं क्यों करूं, ऐसा सब सोचने लगते हैं। तो शांति चीख पुकार के बावजूद शक्ति प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। और यह सच है कि नवोदित विकासमान और शांति प्रेमी राष्ट्रों के लिए सुरक्षा की समस्या और भी गंभीर बनती जा रही है। महाशक्तियों की दादागिरी तथा बड़े पैमाने पर शस्त्रों का व्यापार विकासमान राष्ट्रों की खास करके चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा धन युद्ध सामग्री खरीदने में लगाना पड़ता है, जिससे उनका जो विकास होता है वह भी प्रभावित होता है और जनता की कठिनाइयाँ भी कहीं ना कहीं पे बढ़ रही हैं लगातार। और इसीलिए समय रहते राष्ट्रीय सुरक्षा का समाधान भी जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, और इसीलिए राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार परेशान भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे आंतरिक सुरक्षा क्या होती। आंतरिक सुरक्षा, तो आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, एक इकाई होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ही आंतरिक सुरक्षा आती है। यह कानून और व्यवस्था, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता व राष्ट्र की अखंडता से संबंधित होता है। कानून व्यवस्था सही तरीके से चले, इसके अलावा लोगों की संपत्ति की सुरक्षा हो जाए, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, तो लोगों के मौलिक अधिकार और मानवाधिकार सुरक्षित रखने के लिए भी सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा का होना परमावश्यक है, ताकि जो देश के अंदर लोग रह रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें अपने ही लोगों से। क्योंकि किसी भी देश में, आपको बता दूं कि अपने राज्य में भी, अपने देश में भी आपको पता होगा कि बहुत सारे दुश्मन होते हैं। आस्तीन के सांपों की कमी नहीं है किसी भी देश में, तो कहीं ना कहीं पे उनके लिए भी सुरक्षा जरूरी होती, तो आंतरिक सुरक्षा होती। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्व स्तर के देशों से अपनी रक्षा करने के लिए, ताकि कोई भी कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसके अलावा अपने ही लोगों से रक्षा करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसके लिए आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन में बन सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को समझाएं। अवधारणा को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी यानी उसकी मीनिंग और डेफिनेशंस को समझ करने के बाद में आप एक विचार दें, वही को अवधारणा बोलते हैं। अवधारणा, आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसी भी विद्यार्थी का पावर होता है। यानी जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे, तो आप एक प्रकार से पावरफुल विद्यार्थी बन जाएंगे, आप हर एक पहलू को समझ जाएंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को हम समझेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा किसी भी प्रकार के बाह्य संकट से अपने राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखना है, और इसके लिए राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और राजनीतिक तथा राजनयिक, वैदेशिक या मनोवैज्ञानिक तत्व जो हैं पूर्ण रूप से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो इन सभी तत्वों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है ताकि समस्त परिस्थितियां अपने पक्ष में रहें और विपक्षी पर इसका क्या पड़े, प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और अपने ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़े। इसके अलावा वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की वह क्षमता होती है जो अपने आंतरिक मूल्यों को सुरक्षित करने का क्या करती है, प्रयास करती है। जो राज्य का आंतरिक मूल्य है, जो उसकी वैल्यू है राज्य की या देश की, उसी वैल्यू की रक्षा के लिए लगातार देश अपनी सुरक्षा को बढ़ाता रहता है, बनाता रहता है, ताकि कोई दूसरा देश उसके मूल्यों को ख़त्म ना कर दे, उसके मूल्यों को कम ना कर दे। तो एक प्रकार से इसकी रक्षा के लिए
राष्ट्रीय सुरक्षा होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा आपकी समझ में आ गई। इतना अगर आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। चूँकि यह वीडियो आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास है तो इसीलिए आपकी परीक्षा कल लगी हुई है। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा हर एक पहलू। वैसे अभी भी आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बन सकता है। देखिए प्रश्न है आपका चौथा नंबर, देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति और उसका अर्थ बताएं। तो खास करके राज्य की उत्पत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो हम राज्य और राष्ट्र शब्द को एक ही समझ लेते हैं और हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्याय समझ लेते हैं और हम अक्सर इस दुविधा में फंस जाते हैं कि भारत राष्ट्र है या राज्य है। भारत क्या है, राज्य है या राष्ट्र है, जबकि राष्ट्र और राज्य दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो आइए इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं। समझे? देखिए राज्य की उत्पत्ति और उसका अर्थ समझेंगे तो प्राचीन काल से राज्य को पोलिस, जो शब्द है पोलिस और सिविटास के नाम से जाना जाता है, जिनका अर्थ होता है नगर या राज्य। ठीक है, राज्य शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण को स्टेट कहते हैं और स्टेट की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्तर। ठीक है, और ख़ास करके शाब्दिक अर्थ के अनुसार देखें तो राज्य एक ऐसा संगठन है जिसका स्तर अन्य संगठनों से क्या होता है, ऊंचा होता है, तो वो राज्य होता है। आधुनिक रूप से राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के प्रसिद्ध विद्वान थे मैकियावेली। उन्होंने अपने ग्रंथ, उनका ग्रंथ बड़ा फेमस है द प्रिंस, तो उस प्रिंस नामक ग्रंथ में मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द के बारे में बताया। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में प्रचलित हुआ और उसके बाद आप देखते हैं अन्य देशों में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो राज्य जो है खास करके पॉलिटिकल साइंस की भाषा में राज्य मतलब देश से लिया जाता है। जैसे भारत भी एक राज्य है अगर पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देखेंगे तो। लेकिन अगर हम बात करें जैसे राष्ट्र की, तो राष्ट्र मतलब नेशन एक प्रकार से, तो वो मतलब देश से होता है। दोनों का मतलब देश होता है, तो राष्ट्र का मतलब हर जगह देश से ही होता है। जबकि बात की जाए अगर राज्य की, तो राज्य का मतलब कुछ स्थानों पर स्टेट भी होता है और कुछ स्थानों पर, ऐसे पॉलिटिकल साइंस में हमेशा राज्य का और राष्ट्र का मतलब क्या होता है, उसका मतलब हमेशा देश से ही लगाया जाता है। तो मैं जब कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ उसमें जब मैं राज्य शब्द की बात करूँगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि मैं बात कर रहा हूँ किसी देश के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्या उद्देश्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और आप आसानी से उनके उत्तर को दे पाएंगे। प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उद्देश्यों की खास करके पूर्ति कानून के द्वारा निर्धारित और संविधान में उल्लिखित देश की सीमाओं की रक्षा करना और उसके नागरिकों की जान माल की आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों से सुरक्षा करना, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य होता है, ताकि कोई आतंकवादी संगठन हमारे देश पर हमला न कर दे। कोई विद्रोही गतिविधि एक प्रकार से अगर हो तो उससे हम अपने जो है देश में रह रही जनता की रक्षा कर सके। इसके अलावा नागरिकों की जान माल को एक प्रकार से सुरक्षित रख सके। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग व आपसी समझ को बढ़ावा देना, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा परस्पर विश्वास चढ़ाने वाले उपायों को लागू करना, यह भी राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य है। इसके अलावा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित, सार्वभौमिकता, अभेदभाव व सभी के लिए समान सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामले हैं उन पर एक संगत और सैद्धांतिक नीति का पालन करना, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य होते हैं और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय सुरक्षा को और प्रबल किया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि राज्य की संकल्पना स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। तो राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन तथा राजकीय सहायता इन सभी के लिए भी किया जाता है। जैसे भी भारतीय संघ के राज्य या अमेरिका को बनाने वाले 50 राज्य, परंतु राजनीति विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग अलग प्रकार से करते हैं। इसका एक विशेष अर्थ होता है। राज्य की संकल्पना की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हम इसकी परिभाषा को समझेंगे राज्य के बारे में।
तो बलंट सली महोदय जो कि एक अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय होता है। अच्छा, राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो निश्चित भूभाग का होना जरूरी है जहाँ पर व्यक्ति रहता हो, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पर निवास कर रहने वाली जनसंख्या भी होनी चाहिए किसी भी राज्य के लिए, तो ये भी ठीक है। तीसरी बात, वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए जो कि एक प्रकार से उस जनता पर शासन करे, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात, वह सरकार प्रभुसत्ता हो, प्रभु मतलब संप्रभु हो, यानी सॉवरेन कंट्री हो, मतलब उस सरकार पर किसी दूसरे सरकार का या किसी दूसरे देश का कोई अधिकार ना हो, और वो जब भी कोई नियम बनाए तो आंतरिक और बाहरी नियम में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई दूसरा व्यक्ति या कोई किसी दूसरे देश का मुखिया ना करे, तो उसी को संप्रभुता कहते हैं। तो ये चारों चीज़ें होनी परम आवश्यक है। तो ब्लंट सली महोदय कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में रहने वाले राजनीतिक तौर पर संगठित लोगों का समुदाय होता है। जबकि गार्डनर महोदय बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय होता है जो साधारणतः बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जिसका एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी अधिकार भी होता है, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र होते हैं, जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से अपने करती है, तो वो एक प्रकार से समुदाय राज्य कहलाता है। गार्नर ऐसा कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य की उत्पत्ति और अर्थ बताइए। तो राष्ट्र शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द नेशन से बना हुआ है। इस शब्द की उत्पत्ति नेसियो से हुई है, जिसका अर्थ होता है पैदा होना, ठीक है। और इस अर्थ में राष्ट्र का मतलब होता है स्वयं शासन करने वाली जाति, ठीक है, जिनकी पैदाइश एक ही नस्ल से है, उसको हम राष्ट्र बोलते हैं। नेसियो जो कि बना नेसियो से नेशन, नेशन से बना आपका राष्ट्र, ठीक है। तो नेसियो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। प्रोफेसर गार्डनर राष्ट्र की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से संगठित एवं एक रूपीय समुदाय होता है, जिसे अपने आध्यात्मिक जीवन की एकता और अभिव्यक्ति का ज्ञान है और उसे बनाए रखना वह चाहता है लगातार। तो ये गार्डनर कहते हैं कि ये राष्ट्र होता है, ठीक है। राष्ट्र के बारे में जो है पार्क बर्गेस भी कहते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई वह जनता होती है जो एक निश्चित भूखंड में निवास करती है। तो ये राष्ट्र का परिभाषा है बर्गेस के अनुसार। तो कुल मिलाकर के राष्ट्र की अगर बात की जाए तो राज्य जो होता है, राष्ट्र क्या होता है, एक जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई कुछ जनता होती है जो कि एक निश्चित भूखंड में निवास करती है। जबकि राज्य किसी निश्चित भूप्रदेश पर निवास करने वाले मनुष्यों का राजनीतिक संगठन होता है। जहाँ पर राजनीतिक संगठन की बात आ जाएगी वहाँ पर राज्य शब्द प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ पर खास करके जो है एक जाति समुदाय का या विशेष जातीय एकता के सूत्र में बंधी हुई जनता का बात आएगा तो वहाँ पर राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, नेशन शब्द का, ठीक है। तो राष्ट्र का आशय उन मनुष्यों से है जो समान भाषा बोलते हों, समान धर्म के हों, समान सभ्यता के हों, समान संस्कृति के हों और इसी के द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए हों। उनका कल्चर सेम हो, उनका सिविलाइजेशन सेम हो, उनकी लैंग्वेज सेम हो, ठीक है, उनके रिलीजन सेम हो। तो जब ऐसी चीज़ें होती है तो वो राष्ट्र कहलाता है। जबकि राज्य जो होता है उनका राजनीतिक संगठन होता है, उसका राजनीतिक संगठन, जैसे भारत क्या है, एक राज्य है। क्यों राज्य है भारत, इसलिए भारत राज्य है क्योंकि भारत एक राजनीतिक संगठन है। भारत किसी धर्म विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता है, हालांकि पहले करता था लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं करता है, क्योंकि अब अपना देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8वां क्वेश्चन आपका है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। तो राज्य का अस्तित्व निश्चित तत्वों पर आधारित होता है, लेकिन राष्ट्र का अस्तित्व भावात्मक और आध्यात्मिक एकता पर आधारित होता है, ठीक है। और ऐसी भावात्मक और आध्यात्मिक एकता ना तो राज्य पैदा कर सकता है और ना ही इसे नष्ट कर सकता है। राज्य और राष्ट्र की सीमाएं चाहे समान नहीं हैं, लेकिन फिर भी राज्य संस्था में संगठित होने पर ही राष्ट्र अपनी भावात्मक और आध्यात्मिक एकता विकसित कर पाता है या कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे राज्य जो होता है एक राजनीतिक संगठन होता है, और जो है राष्ट्र जो होता है वो समान भाषा, समान धर्म, समान सभ्यता, समान संस्कृति के द्वारा एक सूत्र में बंधे हुए लोगों का समुदाय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में सामाजिक तत्व का क्या महत्व है या क्या उपयोगिता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में
सामाजिक तत्व का भी हाथ होता है और सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करते समय इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है कि देश के समाज किसी भी देश के समाज का स्वरूप एकीकृत है अथवा विघटित स्वरूप है, और ख़ास करके उसको ध्यान में रख करके राष्ट्र की सुरक्षा को एक प्रकार से किया जाता है। तो जिस समाज में विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं, तमाम प्रकार के धर्म हैं, तमाम प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो उसमें राष्ट्रीय एकता की समस्या एक प्रमुख समस्या होती है, जैसे भारत में आप देख सकते हैं। और देश की सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली इनसे उत्पन्न होने वाले उप तथ्य जैसी विचारधारा, जैसे आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय चरित्र, नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय मनोबल, नेशनल मोरल एवं नेतृत्व यानी लीडरशिप, ये सब शामिल होते हैं खास करके राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में सामाजिक तत्व। तो ये सब सामाजिक तत्व जो है खास करके ये सामाजिक देश की सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली तथा इनसे उत्पन्न होने वाले तमाम सारे उपतथ्य जो है, जो विचारधाराएं हैं, वो खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार जो है यह वीडियो लाया हूँ, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए विशेष करके आपके कमेंट्स आए थे 1-2 लोगों के खास करके, तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि भाई आपका पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, तो आपको देना चाहिए। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि सर जी केवल सोशियोलॉजी और हिंदी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ाते हैं जिनके व्यू ज़्यादा जाते हैं। अगर भाई आप लोग कम संख्या में हो तो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग हमारे अपने हो और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो ये बात मैं अपने मतलब आप लोगों को अपना छोटा भाई, कुछ लोगों को बड़ा भाई भी मानता हूँ। जो उस योग्य होंगे उनको मैं बड़ा भाई मानूँगा, जो हमारे छोटे भाई होंगे उनको मैं छोटा भाई मानूँगा। हमारी बहनें हैं, हमारे बहुत सारे बड़े बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, तो मैं सभी के लिए मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करने का प्रयास करता हूँ, और आपका साथ इसी प्रकार से बना रहे, यही भगवान से उम्मीद भी मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपसे ही उम्मीद करता हूँ दिन रात कि आप ऐसा करेंगे और हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। चलें, अगला प्रश्न आपका है 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एग्जाम में प्रश्न आपका 100% आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो भारत की परमाणु नीति की बात की जाए तो परमाणु नीति के संदर्भ में पोखरण यानी द्वितीय में, पोखरण जब द्वितीय हुआ था, मतलब खास करके उसमें मतलब परमाणु परीक्षण जो हुआ था द्वितीय बार में, तो परमाणु परीक्षणों के वर्ष तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की गैर परंपरागत युद्ध की हाल की धमकी में कि कुछ दिनों के बाद में भारत ने क्या किया, परमाणु कमान के गठन की घोषणा करी। मंत्रिमंडलीय समिति ने स्थिति की समीक्षा की और किसी भी संभावित स्थिति में जवाबी परमाणु हमलों के लिए वैकल्पिक कमान श्रृंखला की व्यवस्था का भी अनुमोदन कर दिया गया। और भारत ने 8 सूत्री परमाणु सिद्धांत की घोषणा की है, और बयान में यह भी कहा गया था कि भारत परमाणु हथियारों का परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति दोबारा भारतीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक प्रकार से हमला करेगा, या दुनिया में कहीं भी भारतीयों जो बल है उन पर अगर परमाणु हमला होगा, तो जवाब में भारत परमाणु बम निकालेगा। परमाणु विकल्प उसके पास मौजूद है और वो हमला करेगा। अगर भारत पर किसी ने आंख उठाई तो भारत भी उसमें पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत परमाणु संपन्न है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका क्या, परमाणु नीति भारत की यही है कि भाई पहले तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बाद में छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 11 नंबर देखेंगे, वर्तमान सुरक्षा परिवेश में भौगोलिक स्थिति क्या है। तो किसी भी राष्ट्र की रक्षा नीति के निर्धारण में भौगोलिक स्थिति और सीमाओं का विशेष महत्व होता है। भौगोलिक स्थिति के कारण से आप देखते हैं भारत बहुत ज़्यादा आक्रमण से बचा, उत्तर भारत से आक्रमण बहुत कम आप देखते हुए। इसके अलावा आप देखते हैं कि दक्षिण भारत से आक्रमण कम हुए। आप देखते थोड़ा सा इधर का क्षेत्र जहाँ से लोग आ जा सकने वाले थे अरब यात्री, इधर से आक्रमण बहुत ज़्यादा हुई है, चूँकि इधर से समुद्र था और उधर से हिमालय पर्वत, दो तरफ समुद्र, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, और इधर खास करके अरब सागर, ऊपर हिमालय। तो चौतरफा भारत की रक्षा होती है, बस एक तरफ से ही पाकिस्तान वाला बॉर्डर खुला था, तो इधर से बहुत सारे आक्रमण हुए। तो कहने के पे ये भौगोलिक स्थिति ही है जो कि सुरक्षा परिवेश सुरक्षा करती है भारत की। भौगोलिक दृष्टि से भारत हो गया, चाइना है, पाकिस्तान है, रूस है, जैसे सैनिक आकांक्षाओं वाले देशों के समीप पड़ता है।
हिंद महासागर में भी यह महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिका के परमाणु चलित बेड़े की उपस्थिति से भारतीय सुरक्षा को गंभीर खतरा बढ़ गया है। इन परिस्थितियों में भारत को ना चाहते हुए भी रक्षा पर अधिक व्यय की योजना बनानी पड़ेगी और पाकिस्तान भारत का ही विभाजित भाग है। यह भी अपने नापाक इरादे बनाता रहता है लगातार। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा अफगानिस्तान भी भारतीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अतः भारत को इनके आधार पर ही रक्षा नीति तैयार करनी पड़ती है। तो ये रक्षा नीति थी भारत की, ठीक है। सुरक्षा परिवेश में भौगोलिक स्थिति भी थी, चूँकि भौगोलिक स्थिति को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा का उतना ज़्यादा प्रभाव या उतना अच्छे तरीके से हम देख रेख नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शक्ति संतुलन। तो आज के बदलते हुए शक्ति संतुलन से एक प्रश्न आपका ये पूछा जाना एकदम से तय है। शक्ति संतुलन की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्धों की रोकथाम तथा शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में शक्ति संतुलन का विशिष्ट महत्व होता है। शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंग से हुआ है। ऐसे शक्ति संतुलन को परिभाषित करते हुए कैसलरे महोदय कहते हैं कि राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच, जो राष्ट्र होता है परिवार के सदस्यों के बीच एक ऐसी उचित संभावना बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। तो इसको बोलते हैं खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक भाषा में शक्ति संतुलन, ताकि उसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ने भी ना दी जाए, शक्ति का संतुलन किया जाए। शक्ति को एक प्रकार से ज़्यादा शक्ति भी ना हो, अपनी सुरक्षा करने के लिए शक्ति सब रखे, लेकिन इतनी सुरक्षा ना हो जाए कि वह राज्य दूसरे राज्य पर हावी हो जाए या दूसरे राज्य से उसकी शक्ति बढ़ जाए तो उस पर कब्जा कर ले। तो ऐसी शक्ति ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए शक्ति संतुलन शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो सलीचर महोदय की अगर बात की जाए तो सलीचर शक्ति संतुलन को व्यक्तियों और समुदायों की अपेक्षित शक्ति की ओर संकेत मानते हैं। सलीचर महोदय क्या मानते हैं? शक्ति संतुलन को व्यक्तियों और समुदायों की अपेक्षित शक्ति की ओर संकेत मानते हैं। इसके अलावा पार्कर एंड पार्किंस जो है शक्ति संतुलन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक बुनियादी सिद्धांत मानते हैं और बिल्कुल सही बात है, उनका मानना भी जायज़ है। शक्ति संतुलन को स्थिर रखना बहुत ही एक प्रकार से बड़ा ही कठिन काम है। फिर भी हस्तक्षेप, संधियों, मुआवजा और बंटवारा, विभाजन तथा शासन, शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, मध्यवर्ती राज स्थापित करके शक्ति संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में परमाणु आयुधों और प्रक्षेपास्त्रों के विकास ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के प्रयोग की अवधारणा को गुणात्मक रूप से परिवर्तित कर दिया है तथा पुराने शक्ति संतुलन सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। अब इस पर काम करने की आवश्यकता और थोड़ा ज़्यादा है। शक्ति संतुलन के उद्देश्य क्या होते हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे बताओगे? प्रश्न ऐसे पूछेगा कि शक्ति संतुलन की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्यों पर चर्चा करें या उसके उद्देश्य बताएं। तो आप पहला परिभाषा लिख देंगे ऊपर और नीचे से आप यहाँ से उद्देश्य लिख सकते हैं। तो शक्ति संतुलन के उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये है, देखेंगे भाई, शक्ति ऐसे ही लिखना, आपको उद्देश्य पूछे जब भी तो आप ऐसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से डाल करके लिख ले, अगर 3-4 पॉइंट याद हो। अगर नहीं याद है तो उसमें मिला करके फिर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो शक्ति स्थापना में शक्ति संतुलन की नीति सहायक बनती है और इसीलिए ये इसका उद्देश्य रहा है शक्ति संतुलन का। दूसरी बात, प्रभुता संपन्न राज्यों के अंतर्गत स्थिरता बनाए रखने में शक्ति संतुलन सहायता करता है, अर्थात यह राज्यों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है शक्ति संतुलन। तो ये उद्देश्य है इसका। इसके अलावा अगला प्रश्न आप देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सामूहिक विनाश के हथियार। सामूहिक विनाश का हथियार एक रेडियोलॉजिकल, परमाणु, जैविक, रासायनिक या अन्य कोई हथियार हो सकता है जो महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकता है और साथ ही साथ कई व्यक्तियों को मार भी सकता है। बुनियादी ढांचे, जीवमंडल, प्राकृतिक संरचनाओं को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो सामूहिक विनाश के हथियार कहे जाते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, जैसे परमाणु हमला, ताकि बहुत सारे लोगों का हानि हो जाए। जैसे कट्टा बंदूक जो हो गया वो तो मान लेते हैं 1-2 लोगों को मार सकता है, लेकिन जो बम वगैरह होते हैं वो भी, उसमें भी परमाणु बम, तो आज की जनसंख्या तो समाप्त हो जाएगी उससे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम नहीं तो 100 मतलब कि 15-20 पीढ़ियाँ भी विकलांग पैदा होंगी। जैसे जापान के जो है नागासाकी और एक और जगह है, ठीक है, वहाँ पर
नागासाकी और हिरोशिमा 2 स्थानों पर बम गिरा था अमेरिका ने, आज भी वहाँ पर बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है, सामूहिक विनाश के हथियार संशोधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लोकसभा ने सामूहिक विनाश के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तथा उनकी वितरण प्रणाली यानी डिलीवरी सिस्टम और गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक जो पारित किया था 2022 में पारित किया है। यह विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली जैसे कि गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध करने के लिए अधिनियम 2005 में संशोधन के लिए पारित किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामूहिक विनाश के संशोधन के कारण क्या थे? तो अधिनियम में संशोधन आवश्यक है क्योंकि हाल के ही दिनों में अलग अलग विनिमय, खास करके विनिमय में जो जगह मतलब कि विनिमय जो जगह में है सामूहिक विनाश के हथियारों से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा उनके वितरण प्रणाली के प्रसार में वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के खास करके वित्त पोषण को भी मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं पे इसके कारण से भी जो है सामूहिक विनाश में संशोधन करना पड़ा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका है आयुध। आयुध क्या होता है भाई, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंदी शब्द है इसीलिए इसको चौंक जा रहे हैं आप। आयुध की बात की जाए तो योधन संभार या आयुध एक प्रकार से योजन मतलब योधन संभार या आयुध, इसका दोनों नाम है और भौतिक तथा सामाजिक अस्तित्व इसका है, जिसका प्रयोग करके कोई सरकार किसी अन्य सरकार को समाप्त करती है उसको आयुध कहते हैं, अथवा धमका करके या हिंसा के माध्यम से नियंत्रित करती किसी दूसरी सरकार को, अथवा स्वयं ही ऐसे विनाश या नियंत्रण से सुरक्षा करती है तो उसको आयुध कहते हैं, आयुध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 18वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कवचयुक्त सेना के क्या कार्य हैं? तो कवचयुक्त सेना भी तोपखाने की तरह पैदल सेना को सहायता प्रदान करने वाली होती है और यह सेना क्या करती है, कवचयुक्त सेना अन्य सेनाओं की सहायता से शत्रु पर आक्रमण करके पैदल सेना को लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करती है। पैदल सेना को प्रभावकारी एवं शक्तिशाली प्रतिरक्षात्मक स्थिति में तैयार करने के लिए अवसर प्रदान करती है, क्योंकि पैदल सेना के आगे बढ़ते समय उसके अग्रभाग में लौटते समय पीछे रहती है और ख़ास करके मतलब जब वो आक्रमण कर लिए सैनिक दौड़ते तो उनके आगे कौन से सैनिक होते जो हथियार लिए होते, कवच पहने हुए होते, ताकि उनके तीर भाला कुछ लगे तो कवच से टकरा करके लगना पड़े ताकि उनकी हानि कम होती है। सुरक्षा के समय भी ये पैदल सेना को छिपाव देती हैं और शत्रु के टैंकों का सामना करती हैं। दुश्मन की गतिविधि का पता लगाने के साथ साथ पैदल सेना की बाजू से भी रक्षा करने में सहयोग देती हैं और सुरंगों को साफ करना, छोटे नदी नालों पर पुल निर्मित करना, इसके अलावा दुश्मन पर आग की लपट फेंकना, मार्ग के अवरोधों को दूर करना, ये सभी खास करके जो कवचयुक्त सेना होती है उसी के काम होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 19 नंबर प्रश्न है, तोप खाने की विशेषताएं बताएं। तो तोप खाने के द्वारा उस समय फायर किया जा सकता है जहां पैदल सेना के अस्त्र शस्त्र असफल हो जाते हो। तोपें चपटी और ट्रेजेक्टरी होने के कारण से सुरक्षा और आक्रमण के समय अपनी आक्रमण करने वाली सेनाओं को आवरण सल्क यानी कवरिंग फायर देने में सहायक होती हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे इनके द्वारा धुआं करने वाले तथा विस्फोटक गोले फायर कर धुएं के पर्दे खास करके बना करके शत्रु से अपनी गतिविधियां छिपाई जा सकती कि हम क्या कर रहे हैं, और दुश्मन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों और स्थानों को नष्ट किया जा सकता है तोपों के माध्यम से। तोपें दुश्मन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायर करके रक्षा पंक्ति को तोड़ सकती हैं। आधुनिक तोपों की विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक है और इसीलिए तोपें HE सेल तथा AP सेल और गैसपूर्ण गोले आदि फायर कर सकती हैं। मारक दूरी अधिक होने के कारण से विभिन्न स्थानों पर स्थित तोपें एक लक्ष्य पर गोलाबारी कर सकती हैं और शत्रु के टैंकों और वायुयान के खिलाफ भी आप देखते हैं उनकी मार प्रभावकारी होती है और तोपों के फायर से शत्रु का मनोबल भी एक प्रकार से कहीं न कहीं पे धराशायी हो जाता है और वो एक प्रकार से युद्ध में थोड़ा सा हड़बड़ा सा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है 20वां नंबर प्रश्न है कि NPT क्या है?
एनपीटी की बात की तो इसका मतलब फुल फॉर्म है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलीफरेशन, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो एनपीटी का ये फुल फॉर्म है। एनपीटी परमाणु हथियारों और हथियारों की तकनीकी के प्रसार जो लगातार बढ़ रहा है, लोग परमाणु हथियारों को ज़्यादा बना रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, तो उसको रोकने के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों, खास करके उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने और परमाणु निशस्त्रीकरण और सामान्य को प्राप्त करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग के मार्ग में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि ये है, ठीक है, एनपीटी। तो एनपीटी के द्वारा क्या जो जो परमाणु हथियार है उनको कम करने के लिए एक संधि, ठीक है, और पूर्ण निशस्त्रीकरण की एक संधि है। संधि एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व परमाणु हथियार राज्यों द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए करती है। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और 59 अन्य देशों के द्वारा 1 जुलाई 1968 को एनपीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनपीटी की अंतिम मसौदे पर 1968 ईस्वी में परमाणु युद्ध के खतरे को देखते हुए परमाणु हथियारों के व्यापक प्रसार को रोकने पर एक समझौते के समापन के रूप में देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, और इसके परिणाम स्वरूप खतरे को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी, और ऐसा एक प्रकार से हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शक्ति क्या है। तो राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता होती है जिसके बल पर कोई राष्ट्र जो होता है अपना काम दूसरे राष्ट्र से करा लेता है, तो राष्ट्रीय शक्ति है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे के मन, विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य भी ऐसा करता है। तो एक ऐसी क्षमता जिसके बल पर कोई राष्ट्र अपना काम दूसरे राष्ट्र से करा लेता है, जैसे अमेरिका आप देखते हैं बहुत सारे राष्ट्रों से करवा लेता है, चाइना करवा लेता है, ठीक है। सरदार के.एम. पाणिक्कर कहते हैं इस संदर्भ में कि किसी देश की वैदेशिक नीति का मूल्य उद्देश्य उस देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना है और इसकी सफलता राष्ट्र की संगठित शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। तो वही राष्ट्रीय शक्ति है। प्रत्येक युग में राष्ट्रों ने, मोदी जी की बात भी आप इसी में ला सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक युग के राष्ट्रों ने शक्ति अर्जित करने की हर संभव कोशिश की है, और आज भी राजनीति के क्षेत्र में शक्ति को राजनीति का मूल तत्व माना जाता है। शक्ति के अनेक रूप होते हैं, जैसे सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, इसके अलावा मत शक्ति, ये सब शक्तियाँ होती, ठीक है। कोई राष्ट्र जब विविध साधनों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे सैनिक शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शक्ति के मूल में सैन्य शक्ति का समावेश है। साथ ही सैन्य शक्ति की संरचना में अनेक तत्व प्रभावशाली भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार मार्ग ने शक्ति के निर्धारक जो तत्व हैं उन तत्वों में दो का उल्लेख किया है। पहले वे तत्व जो मूर्त अथवा अस्थायी हैं, दूसरे वे तत्व जो अमूर्त अथवा अस्थायी हैं, और दोनों तत्वों के सम्मिलित योगदान से राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होता है। वे तत्व कौन कौन से हैं, जैसे कि पहली बात तो भूगोल, दूसरा प्राकृतिक स्रोत कैसा है, तीसरा औद्योगिक क्षमता उसकी कैसी है, चौथी बात सैनिक तैयारियाँ कैसी है, तकनीकी क्षमता कैसी है, जनसंख्या कितनी है, राष्ट्रीय मनोबल कैसा है, इंटेलिजेंस या सूचना की व्यवस्था कैसी है, कूटनीति का गुण क्या है, राज्य की योग्यता कैसी है। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब खास करके राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका है सामूहिक सुरक्षा क्या है। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। तो सुरक्षा का प्रश्न विश्व के सभी राष्ट्रों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि कोई अकेला राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र का सामना नहीं कर सकता है, और यही उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर कोई अकेला राष्ट्र चाहे कि भाई वो शक्तिशाली राष्ट्र का सामना कर पाए तो नहीं कर पाएगा। तो जब वो सामूहिक रूप से एक प्रकार से आएगा तो किसी भी बड़े देश की जो एक प्रकार से को हरा सकता है और उस देश की रक्षा कर सकता है जिसके तरफ से आया। तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत सारे राष्ट्र एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता सामूहिक रूप से करते हैं।
जिससे मानव स्वयं उन सबकी अपनी सुरक्षा का खतरा हो। यदि कोई राष्ट्र किसी संबंधित को सुरक्षा को खतरा पैदा करता है तो संकट में पड़े राष्ट्र की ओर से सभी राष्ट्र मिल करके सामूहिक कार्रवाई करेंगे। होमन महोदय का कहना है कि सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने तथा क्रियान्वित करने के लिए सामान्य पारस्परिक सहयोगिक कार्य है। राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत भारत मतलब कि उसके तहत पहली बार सामूहिक सुरक्षा का विचार व्यवहारिक रूप से किया गया। राष्ट्र संघ ने अनुच्छेद 10 में पहली बार सभी राष्ट्रों ने मिल करके यह प्रतिज्ञा की थी कि सभी राष्ट्र मिल करके क्षेत्रीय एकता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सबका संरक्षण करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 7 में शांति के लिए अथवा शांति भंग के निर्णय लेने की स्थिति में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है सीमा पार आतंकवाद से सीमा पार से आतंकवाद पर टिप्पणी कीजिए। सीमा पार से आतंकवाद की टिप्पणी की बात देखेंगे, कैसे टिप्पणी करेंगे इस पर। भारत दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है, सबसे पहली बात। और इसके उत्तर में नेपाल है, तिब्बत है, चीन है, भूटान है, पूर्व में इसके बांग्लादेश म्यांमार है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान स्थित है। और ब्रिटिश ने भारत को विभाजित करके पाकिस्तान का निर्माण किया। बांग्लादेश आप देखते हैं, भारत ने बांग्लादेश का निर्माण किया पाकिस्तान से बांट करके 1971 ईस्वी में। और 1971 ईस्वी तक पाकिस्तान के अधीन था। 1971 में पाकिस्तान भारत युद्ध के दौरान स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1972 से 1988 तक पाकिस्तान ने भारत के प्रति नरम रुख अख्तियार किया, परंतु 1988 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से पाकिस्तान ने भारत में आतंकवादियों की खेप भेजनी शुरू कर दी। तब से अब तक अनेक वारदातें पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में कर चुके हैं। दो बार मुंबई बम कांड, अक्षरधाम मंदिर पर आक्रमण, गोधरा कांड, संसद पर हमला, CRP पर हमला। और इसके कुछ उदाहरण आप देखते हैं जो कि खास करके सीमा पार के उदाहरण हैं। और इस कार्य में न केवल पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश और चीन भी परोक्ष रूप से शामिल होते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सीमा पार से आतंकवाद है, इस पर ऐसे आप टिप्पणी लिख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कि भारत द्वारा निर्मित मिसाइलों के नाम लिखिए। तो भारत में मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो 1982 ईस्वी में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1982 ईस्वी में उन्हीं के प्रयास से हुई थी। और इस कार्यक्रम के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनके परिश्रम के फलस्वरूप भारत ने मिसाइल की दुनिया में काफ़ी ऊंची उपलब्धि हासिल की थी है। और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अब तक निम्न मिसाइलों का निर्माण हो चुका है। कौन कौन सी मिसाइल भाई? पहली तो मिसाइल है आकाश। यह भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ये 25 किलोमीटर दूरी तक जो है वार कर सकती है, और ख़ास करके हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है आकाश। ठीक है, इसके बाद में अगली जो मिसाइल है उसका नाम है त्रिशूल। त्रिशूल मिसाइल की बात की जाए तो ये इसकी मिसाइल की मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर के 9 किलोमीटर तक है। और यह जल थल वायु तीनों स्थलों पर या तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी है। तीनों जगह इसको मार सकते हैं, और यह पृथ्वी से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपका है पृथ्वी मिसाइल जो है, यह मिसाइल धरती से धरती पर मार करने वाली है, और 500 किलोग्राम भार के साथ ये एक प्रकार से जा सकती है। और इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर तक तथा और 1000 किलोग्राम भार के साथ इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर के आसपास होती है। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा, अगला जो है आपका जो मिसाइल है उसका नाम है अग्नि। अग्नि जो है स्वदेशी तकनीकी पर आधारित यह भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। और ख़ास करके अग्नि जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी भाई? तो इसकी मारक क्षमता
1000 किलोग्राम भार के साथ, मतलब 1000 किलोग्राम भार को अगर है उसके साथ, तो उसको 1000 किलोग्राम भार को कहाँ तक भेज देगा, 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक ये उड़ा सकता है। और इसके अलावा अगली मिसाइल है नाग। ये नाग जो मिसाइल है टैंक रोधी मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर तक है। इन सब के अतिरिक्त और भी मिसाइलें हैं, जैसे ब्रह्मोस हो गया, सामरिकी, पिनाक, धनुष, प्रद्युम्न। ये मिसाइलों के नाम है जो कि खास करके इनका परीक्षण भारत कर चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रीय सुरक्षा 1947। क्षेत्रीय सुरक्षा से क्या तात्पर्य है, तो 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ और उससे पहले भारत में क्षेत्रवाद जैसी कोई समस्या नहीं थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सम्मुख क्षेत्रीय सुरक्षा की समस्या ने सिर उठाना शुरू कर दिया और द्रविड़ प्रदेश, पंजाब, नागालैंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, उत्तराखंड, विदर्भ, झारखंड, तेलंगाना, इन सभी भागों में देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर दी। नागालैंड, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना आदि प्रांतों के निर्माण में इस समस्या से काफ़ी हद तक निपटा जा चुका है, परंतु आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ क्षेत्रों में बहुत कुछ किया जाना शेष अभी बचा हुआ है। रह करके क्षेत्रीय सुरक्षा देश के सम्मुख चुनौती पेश करती रहती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है सामूहिक विनाश के हथियार, जिसको आप बोलते हैं WMD। तो WMD एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक हथियार का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में जीवित प्राणियों की अंधाधुंध हत्या करने की क्षमता होती है। इसमें परमाणु, जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल हथियार शामिल होते हैं और इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बना रहे हैं। WMD को ऐसे हथियार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पर मौत और विनाश की भड़काने की क्षमता है और इतनी खास करके अंधाधुंध की शत्रुतापूर्ण शक्ति के हाथों इसकी बहुत ही उपस्थिति को एक गंभीर खतरा माना जा सकता है। सामूहिक विनाश के आधुनिक हथियार परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियार हैं और इसके अलावा ब्रिटानिका, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया। अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर, आक्रमणात्मक जो हथियार होते हैं उसके बारे में बताएं। तो आक्रमणात्मक हथियार में वे हथियार आते हैं जो प्रायः शत्रु को आघात अथवा चोट पहुंचाए जाने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। आक्रमण कि एक प्रकार से हम आक्रमण करें कि भाई दूसरे को हमको चोट पहुंचाना, इसी उद्देश्य से इन हथियारों का अधिकांश उपयोग आक्रमण की स्थिति में किया जाता है और इसके अंतर्गत छोटे से छोटे हथियार से लेकर के अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र यानी ICBM उस श्रेणी तक के हथियार शामिल होते हैं। और जो दूसरा हथियार होता है वो होता है प्रतिरक्षात्मक हथियार। प्रतिरक्षात्मक हथियार की बात की जाए तो प्रतिरक्षात्मक हथियार में वे हथियार आते हैं जो शत्रु पक्ष के हथियारों के बचाव के विरुद्ध में प्रयोग किए जाते हैं और शत्रु के आक्रमण को विफल करने का प्रयास करते हैं। और इसके अंतर्गत वे सभी हथियार आते हैं जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, एंटी टैंक गन, एंटी टैंक रॉकेट, प्रक्षेपास्त्र, विरोधी प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी विरोधी प्रक्षेपास्त्र, विमान विरोधी विमान और विमान विरोधी प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी विरोधी पनडुब्बी। तो ये सब क्या है, ये सब प्रतिरक्षात्मक हथियार। अगर आप हम पर कोई आक्रमण करोगे तो हम अपना बचाव करेंगे, उसके लिए हथियार का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरक्षात्मक हथियार के बारे में। अगला क्वेश्चन अगला जो आपका प्रश्न है वो कौन सा है भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है समरतांत्रिक हथियार। तो समरतांत्रिक हथियार वे हथियार हैं जिनका प्रयोग समस्त युद्ध में प्रतिद्वंदी सेनाएं जो होती हैं एक दूसरे के विरुद्ध समर क्षेत्र में प्रयोग करती हैं और उसी को हम बोलते हैं समरतांत्रिक हथियार। समर माने युद्ध, ठीक है, और तंत्र माने तंत्र होता ही, तो समरतांत्रिक हथियार। और इन्हें रणभूमि में एक दूसरे के से बेहतर हथियार सिद्ध करना होता है, खास करके कौन अच्छा हथियार चला पाता है। लड़ाई के दौरान ही प्रयोग में एक दूसरे के विरुद्ध इसको लाया जाता है।
इन हथियारों की प्रहारक क्षमता तथा मारक दूरी का एक निश्चित दायरा होता है। जैसे 7.8 मिलीमीटर जो है राइफल, इसके अलावा LMC 2 इंच जो है खास करके मोटार, 3 इंच मोटार मशीन गन और मीडियम मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, सीमित पार करने वाली तोपें तथा बम फेंकने वाली प्रक्षेपास्त्र, ये सब खास करके आ जाते हैं। ठीक है, किसमें भाई? मतलब उसमें समरतांत्रिक हथियार में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 30 नंबर प्रश्न। आप देखिएगा सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। कूट योजनात्मक हथियार जो खास करके कूटनीति वाले हथियार होते हैं, तो इस श्रेणी के हथियारों के अंतर्गत वे सभी हथियार आते हैं जो अपनी विनाशक और प्रहारक क्षमता के कारण केवल संबंधित क्षेत्र को ही प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि समस्त क्षेत्र में अपना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। और इस श्रेणी के हथियारों की विशेषता यह होती है कि इनके मार की जो दूरी होती है, यानी रेंज ऑफ एक्शन जो होता है, वो विनाशक होता है और क्षमता तुलनात्मक कहीं अधिक होती है अन्य हथियारों से। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के हथियार आते हैं, जैसे कि तीव्र गति वाले जो लड़ाकू विमान होते हैं वो कूट योजनात्मक हथियार के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जो है मिराज 2000, इसके अलावा MiG-29, F-16, इसके अलावा आवाक्स, ये भी एक हथियार है, विमान है। इसके अलावा अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र ICBM। तो खास करके ये सारे के सारे हथियार ये कूट योजनात्मक हथियार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 31 नंबर प्रश्न। आप देखेंगे, प्रश्न है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल PJ-10, इसके बारे में बताएं। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल PJ-10 के बारे में बताएं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता वाले दोनों मिसाइल को जल, थल और वायु सभी जगहों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। प्राथमिक ब्रह्मोस एक एंटी शिप मिसाइल है और इसे सीधे, तिरछे और 360 अंश के कोण पर प्रक्षेपित भी किया जा सकता है। मारो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस PJ का 28 अप्रैल 2002 को अंतरिक्ष परीक्षण रेंज बालेश्वर में सफल परीक्षण जो है मतलब प्रक्षेपण इसका किया गया था। और इस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है और 200 किलोग्राम भार का पारस्परिक हथियार ले जाने में ये सक्षम है। मिसाइल का मतलब होता है कि ये जो हथियार होते हैं बड़े बड़े, उनको एक प्रकार से वो ले जाता है, दूर फेंकता है। तो 200 किलोग्राम का जो है एक प्रकार से जो हथियार होगा उसको 290 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। और इस मिसाइल को पोत या पनडुब्बी पर ले जाया जा सकता है। पोत से प्रक्षेपित किए जाने पर यह मिसाइल ध्वनि के मुकाबले 2 गुनी गति से, यानी 2 मैक से 14 मील तक की ऊंचाई तक जा सकती है। कुछ परिवर्तन के साथ इसे विमान से भी ले जाना संभव है। और इस मिसाइल का विकास भारत और रूस ने फरवरी 1998 ईस्वी में एक समझौता हुआ था उसके तहत किया है। और इसे नौसेना व थल सेना को 21 जून 2007 को सौंप दिया गया है। भारत और रूस ने अपने सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाते हुए अगले 5 वर्षों में ब्रह्मोस 2 बनाने का संकल्प किया है। क्रूज के रूप में विकसित मिसाइल किसी भी वायु प्रतिरक्षा प्रणाली को भेदने में खास करके समर्थ होगी और जिसे वाहनों, जलयानों, लड़ाकू विमानों और पनडुब्बियों के जरिए छोड़ा जा सकेगा। और सुखोई 30 MKI पर सज्जित किया जाएगा इसको। तो एक प्रकार से ये मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल PJ-10। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर। देखेंगे प्रहार मिसाइल के बारे में आपसे पूछा गया भाई। तो प्रहार सेना और वायु सेना की रणनीतिक और सामरिक लक्ष्यों के अनुसार 2 से 3 मिनट में प्रक्षेपित होने वाला प्रक्षेपास्त्र है। 150 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है प्रहार। और यह मिसाइल सतह से सतह पर वार करने वाली लघु दूरी की नियंत्रित बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में काम करती है प्रहार मिसाइल। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगली मिसाइल का नाम है अग्नि 5 मिसाइल।
अग्नि 5 मिसाइल जो है ये धरती से हवा में मार करने वाली एक प्रकार से ये बैलिस्टिक मिसाइल है, स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है और यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ख़ास करके इसकी जो भार वहन क्षमता है वो 1 टन से अधिक है। 1 टन हथियार को अपने साथ ले करके ये जा सकती है। इसके प्रथम चरण में ठोस नोदक का और द्वितीय चरण में द्रव नोदक का प्रयोग होता है। इसमें 5000 डिग्री सेल्सियस को मतलब उसके तापमान को सहने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए कार्बन यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि के आविष्कार से भारत विश्व की उन 6 शक्तियों में शामिल हो चुका है जिनके पास पृथ्वी से हवा में मार करने की मध्यम दूरी की मिसाइल मौजूद है। अग्नि के 5वें चरण के सफल परीक्षण के बाद पूरा पाकिस्तान और चीन का शंघाई शहर भी उसकी जद में आ गया है। ठीक है, तो ये था एक प्रकार से कौन सी मिसाइल आपकी भाई, ये इस मिसाइल का क्या नाम था जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इस मिसाइल का नाम क्या था भाई, अग्नि 5। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, ध्यान रखेंगे। आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन पर प्रकाश डालिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है भाई, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का आंतरिक ढांचा मजबूत करने के लिए एक योजना बनाई है जिससे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगा सके। इसके लिए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई है जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपराधों की जांच की शक्ति होगी। समुद्र तटीय क्षेत्रों में सघन गश्त के लिए कोस्ट गार्ड के अंतर्गत एक तटीय कमान की स्थापना हुई है जो समुद्र की तरफ होने से जो समुद्र की तरफ होने वाली गतिविधियाँ होंगी उन पर नज़र रखेगा। और आतंकवाद विरोधी कानून फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया गया है जिससे शीघ्रता से सुनवाई करके आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जा सके। नागरिक विमान और वायुसेना के प्राधिकारियों द्वारा देश के आकाश में हर तरह के विमानों पर लगातार नज़र रखी जा रही है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन है खास करके भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, CTBT क्या है। CTBT को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक है, और सबसे पहले भारत ने ही खास करके 1954 ईस्वी में भारत ने खास करके क्या किया, परमाणु परीक्षणों पर विराम समझौते का प्रस्ताव रख करके विश्व का ध्यान इस दिशा में आकृष्ट किया था। पंडित नेहरू के इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम था कि सन 1957 के पश्चात संयुक्त राष्ट्र महासभा में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध हेतु पृथक एजेंडा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और वहीं पर खास करके जहां तक CTBT का प्रश्न है, सन 1977 ईस्वी में ही सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन के मध्य इस संदर्भ में वार्ता प्रारंभ हो गई थी। 1980 में इसे नियंत्रित कमेटी के समक्ष निर्णय हेतु सौंप दिया गया था। 1982 ईस्वी में इस कमेटी ने आणविक परीक्षण प्रतिबंध हेतु एक अस्थायी समिति की रिपोर्ट पर अंततः 1990 ईस्वी में संधि का प्रारूप तैयार कर लिया था। किंतु 5 अक्टूबर 1993 को चीन ने एक भूमिगत परीक्षण करके पश्चिमी देशों को हतप्रभ कर दिया। काफ़ी विचार विमर्श के पश्चात जनवरी 1996 ईस्वी में जिनेवा में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। किंतु इस पक्षपातपूर्ण संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, चूँकि ये था कि भाई वो लोग तो खुद बना चुके थे और भारत को बनाना था। तो ऐसे में भाई भारत को, या फिर अपना तो भाई आपके पास परमाणु हथियार है और भारत वैसे घूमे, तो क्या ऐसे में भारत हस्ताक्षर करता, बिल्कुल नहीं किया और ठीक बात भी थी, नहीं किया। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 आपका है कि विज्ञान एवं तकनीकी किसी भी देश की आधारशिला होती है, वर्णन कीजिए। उत्तर में क्या लिखेंगे, तो विज्ञान और तकनीकी खास करके हर एक देश की आधारशिला होती है, निश्चित तौर पर ये सही बात है। विज्ञान एवं तकनीकी के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रभुदत्त शर्मा ने लिखा है कि यह राष्ट्रीय उत्पादन को समर्थ प्रदान करना है, नागरिकों को जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महामारियों और सैद्धांतिक बीमारियों से नागरिकों की रक्षा करने में राज्य को समर्थ बनाता है। इसके अलावा वास्तव में तकनीकी राज्य के छोटे से
लेकर के बड़े काम से मतलब उन सभी में सहायता प्रदान करता है जो विज्ञान या तकनीकी होती है वो। और हम यह भी देखते हैं खास करके कि तकनीकी जो होता है या फिर जो खास करके जब क्या होता है कि जब भी जिस देश में तकनीकी का विकास हुआ है या प्रगति हुई है, वही उस समय की महाशक्ति खास करके वो देश बन जाता है। जब जिसके पास वैज्ञानिकता ज़्यादा है, जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो पूरे संसार पर राज कर रहा है इस समय, ये आप देख भी रहे होंगे। और मध्य युग में मंगोलों ने विशाल गतिशील अश्व समूहों के आधार पर राज स्थापित कर लिया। बारूद के आविष्कार के बाद में सबसे पहले स्पेन जैसे छोटे देश ने आग्नेय शास्त्रों का निर्माण करके अमेरिका के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 19वीं शताब्दी में आप देखते हैं ब्रिटेन ने औद्योगिक क्रांति में सफलता प्राप्त करी और वह विज्ञान और औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में अगुवा बन गया। और ख़ास करके आप देखते हैं पूरे संसार में राज किया ब्रिटेन ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये आपने देखा ही होगा। तो ब्रिटेन ने औद्योगिक तकनीकी के क्षेत्र में अगुवा बन गया और संचार तकनीकी, जलयानों की नई तकनीकी, वाष्प संचालित इंजनों का आविष्कार करके रेलों का विकास करके यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रमुख शक्ति बन बैठा जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। और उसने विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना करी। आज संसार में जो नई तकनीकी विकसित हो रही है वह है परमाणु ऊर्जा की, आणविक हथियार की, इलेक्ट्रॉनिकी की, संचार की, जिसका प्रयोग औद्योगिक संचार और सैन्य क्षेत्र में किया जा रहा है। और इसमें सबसे अधिक पकड़ खास करके अमेरिका और रूस की है आजकल। और आज ये शक्तियाँ सर्वोपरि मानी जाने लगी हैं। और इस तरह यदि विज्ञान और तकनीकी का विकास हो जाता है तब राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थपूर्ण हो जाती है और राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत भी हो जाता है और उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है राज्य की। जब खास करके आपके देश में तकनीकी का विकास होगा, विज्ञान का विकास होगा तो आपका देश भी आगे बढ़ेगा, आपका युवा भी आगे बढ़ेगा और हर क्षेत्र से आप मजबूत होंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है कि शक्ति संतुलनों की स्थापना के मुख्य तरीके कौन से हैं। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आएगा। तो शक्ति संतुलनों की स्थापना के मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं। पहला तरीका है आयुधों का भंडार करना। एक प्रकार से आयुध माने अस्त्र शस्त्र भी होता है मतलब। और इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर आप पर हमला करे तो उसके लिए जवाब एक प्रकार से आयुध, ठीक है। तो आयुधों का भंडार बनाना, इसके अलावा अधिकाधिक क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाना भी शक्ति संतुलनों की स्थापना के मुख्य तरीके होते हैं। आयुध एक प्रकार से कई प्रकार के अर्थ होते हैं आयुध के। अगला प्रश्न आपका मैत्री संधियों की स्थापना करना ताकि युद्ध ना हो। इसके अलावा हस्तक्षेप व युद्ध करना, ठीक है। इसके अलावा शस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण पर ध्यान देना, फूट डालो और शासन करो की नीति पर भी ध्यान देना। तो ये सब इसके मुख्य तरीके थे शक्ति संतुलन के। इसके अलावा शक्ति वितरण करना, तो ये सब तरीके रहे किसके भाई, शक्ति संतुलन के। तो ये तरीकों को ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इन सभी चीज़ों का और पढ़ लीजिएगा। एक बार वीडियो पुनः देख लीजिएगा, आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। हमने आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपने बहुत सारे के सारे सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 37 से अधिक मतलब 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।